नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर वो खबर चाहे देश की हो या दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो जहां सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें कि दान पर डाका। जी हां, अयोध्या राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, जहां जो चंदा चढ़ता था, जो श्रद्धालु आकर के दान करते थे, उस पर डाका डालने को लेकर अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और एफआईआर में 8 नामजदों का नाम है इसमें, और उन सभी 8 आरोपियों को इस समय गिरफ्तार भी कर लिए गए। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है और जांच कहां तक पहुंची है, इस पूरे मामले को लेकर बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। लेकर इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम बंगाल से, जहां बजट सेशन चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही ममता सरकार की, जो पुरानी सरकार की अगर हम बात करें तो जो पहले की सरकार रही है, अब उस पर सीधे तौर पर और मुश्किलें खड़ी होती जा रही है ममता बनर्जी के लिए खास तौर पर, क्योंकि अब पूर्व की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उन सभी की फाइलें एक एक करके खुलेगी हर विभाग की। बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी, जहां नॉकआउट के धुरंधर आखिर कौन कौन बन चुके हैं, क्योंकि हर रोज उलटफेर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और एक धीरे धीरे ये जो फीफा वर्ल्ड कप है वो और ज्यादा रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं राम जन्मभूमि की, जहां श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की, जिसमें जांच लगातार जारी है और इसके साथ ही एसआईटी ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हां, और इस एफआईआर में 8 लोग नामजद हैं और सभी को इस समय गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको यह भी बता दें कि ये एफआईआर राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कराई गई है और ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एसआईटी की निष्पक्ष जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल अभी भी जांच जारी है और कहां तक पहुंची है जांच और किस किस की हुई है गिरफ्तारी, बताएंगे आपको। साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं श्री राम मंदिर चढ़ावा मामला। तो जी हां, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो श्री राम जन्मभूमि थाने में ये पूरा मामला जो है वो इस समय दर्ज किया गया है। ट्रस्ट की शिकायत पर यह पूरा मुकदमा इस समय दर्ज किया गया और जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें 8 लोग नामजद है, हालांकि कुछ अज्ञात का नाम भी इसमें शामिल है। ट्रस्ट की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया, अज्ञात आरोपी भी इसमें शामिल है और 8 आरोपियों को इस समय गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिन 8 लोगों के नाम इसमें शामिल है। और साथ ही एसआईटी रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई। दरअसल जब से ही ये पूरी शिकायत और ये पूरा मामला सामने आया उसके तुरंत बाद ही प्रशासन की तरफ से एसआईटी जांच की जो टीम है वो गठित कर दी गई और एसआईटी लगातार जांच करी इस पूरे मामले को लेकर, जिसके बाद में जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, जो शुरुआती रिपोर्ट है, वो एसआईटी ने 23 जून को सबमिट की थी और 23 जून के बाद में अब इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 8 लोगों के नामजद है इसमें जो एफआईआर हुई है, इसके साथ ही कुछ अज्ञात के भी है इसमें। अब जो नामजद है उन सभी 8 लोगों को इस समय गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जांच जो है वो लगातार जारी है। अब एक एक करके इन सभी लोगों से, इन सभी आरोपियों से पूछताछ होगी इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन आखिर किन किन धाराओं में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है, पूरे एफआईआर दर्ज की गई है, कौन कौन सी धाराएं इसमें लगाई गई हैं भारतीय न्याय संहिता की, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। कि अगर धाराओं की हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 306, धारा 316(5), धारा 61, ये तमाम धाराएं हैं जिनके तहत ये पूरी जो एफआईआर है वो इस समय दर्ज की गई है। पिछले लंबे समय से ये पूरी जांच जारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही थी कि कि ये एसआईटी की टीम का गठन हो चुका है और इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा और ये जो दोषी हैं वो बचेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये वो दोषियों की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले को लेकर अभी तक हो चुकी है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, हालांकि ये संख्या आगे और बढ़ सकती है। फिलहाल जो नामजद है उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी है, कुछ अज्ञात भी हैं इसमें। और आखिर नाम के साथ आपको दिखा देते हैं कि 8 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष यादव, अविनाश शुक्ल, रमाशंकर मिश्र और इसके साथ ही रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र और करुणेश पांडे। तो ये 8 लोग जिनकी इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तारियां
हो चुकी है। हालांकि ये जो संख्या है वो आगे अभी और बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है जब पूछताछ और होगी। फिलहाल शुरुआती जांच की अगर हम बात करें तो शुरुआती जांच के बाद 23 तारीख को एसआईटी की टीम ने पूरी जो अपनी जांच हुई है पूरी रिपोर्ट बनाकर वो पेश की गई थी। इसके साथ ही आखिर किन किन धाराओं में पूरा मामला दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 306, 316(5) और 305 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(a) और सहपठित धारा 13(2), इन सभी धाराओं के तहत ये पूरा मामला इस समय दर्ज किया गया है। और साथ ही 8 आरोपी गिरफ्तारी भी अभी तक हो चुकी है। हालांकि जांच जो है वो अभी भी जारी है और बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि गिरफ्तारियों की अगर हम बात करें तो वो अभी और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अब एक एक कड़ी को कड़ी से जोड़ा जाएगा। एसआईटी की टीम इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच भी कर रही है। तो किन किन धाराओं में कानूनी फंदा है वो हमने आपको बताया। और इसी के साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। रामेंद्र, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? जो 8 आरोपी हैं फिलहाल अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब कड़ी से कड़ी को जोड़ा जाएगा और आगे भी और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। रामेंद्र, देखिए, कल से ही जैसे पुलिस ने इन 8 की गिरफ्तारी की है वैसे ही इन लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी है। और ये कृत्य अगर देखें तो ये पहला स्टेप है। ये पहले स्टेप से आप देखिए कि तार कैसे जुड़ेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन मलाई खाने वाले न बचें, इस पर भी उनका फोकस है। तो जो जांच शुरू होगी, जो इंट्रोगेशन शुरू होगा, जो पूछताछ शुरू होगी, उससे ये पता चलेगा कि इनके संरक्षणदाता कौन थे, कैसे एंट्री होती थी, कैसे जो दान पात्र उसकी चाबी टिन्नू यादव के पास थी, किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार किया गया, किन लोगों ने कितना पैसा लिया, कहाँ कहाँ ज़मीनें खरीदी, कहाँ कहाँ पैसे का निवेश हुआ। तो ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगे। ऐसा नहीं कि ये 8 लोग उसमें इन्वॉल्व रहे होंगे। जब इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, इतनी सिक्योरिटी के बीच आम आदमी का जाना मुश्किल है, तो कैसे चोरी हो रही थी, कैसे वहाँ से पैसा निकल रहा था, बैंक तक पहुँचने में क्या क्या गफलत की गई है, तो ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। तो जो मलाई खाने वाले हैं वो भी नहीं बचेंगे कृत्य, ये जान लीजिए। इसके साथ ही 8 आरोपियों की अगर हम बात करें तो इनकी गिरफ्तारी तो हो ही चुकी है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एसआईटी टीम जांच करने के बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बात उनकी तरफ से कही गई और साथ ही ये भी कहा था कि कोई भी आरोपी नहीं बचेगा, जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, ये 8 आरोपी जो पहले प्रथम दृष्टया जिनको नामजद किया गया है, जिनको ट्रस्ट ने नामजद किया, वो भी एसआईटी को आधार बनाते हुए सरकार के निर्देश पर किया गया है। एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें तय किया गया है कि ये मूल चेहरे हैं, लेकिन ये आखिरी लिस्ट नहीं है। अभी इसमें लंबी फेहरिस्त होगी, लंबी लोगों के जाँच आएंगे, लंबे चेहरे इसमें आपको देखने में मिलेंगे, बड़े चेहरे भी सामने आएंगे। क्योंकि जिनकी जिम्मेदारियां फिक्स हैं, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, उनकी जिम्मेदारियां फिक्स भी होती हैं कि अच्छा होगा तो भी आपके हिस्से में है और बुरा होगा तो भी आपके हिस्से में। तो अभी जांच का पहला चरण है, अभी बहुत सारे चेहरे इसमें आएंगे कृत्य का। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे रामेंद्र, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं दिनेश शर्मा और उन्होंने अयोध्या राम मंदिर चंदे में एफआईआर दर्ज होने पर विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। तो सीधे तौर पर विपक्ष जो कह रहा है उससे पहले ही जो खुद ट्रस्ट ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है, एसआईटी का गठन हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या चाहते हो आप? कड़ाई से पूछताछ हो रही है, जो कठोरतम धाराएं हो सकती हैं वो लगाई गई हैं। आगे भी और जो पूछताछ में सबूत मिलेंगे, जिनके बारे में मिलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तरीके से अभियान चलाकर ये सारा विपक्ष एक ही काम है, शुरू से श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से लेकर उसके निर्माण से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लेकर और आज तक निशाने पर केवल और केवल राम जन्मभूमि मंदिर और जो सनातनी मंदिर हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उन पर आघात रहा है। तो दिनेश शर्मा को आपने सुना, सीधे तौर पर क्या विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर जो विपक्ष इतने बयान दे रहा है वो विपक्ष लगातार राम मंदिर के विरोध में रहा है और इससे ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र लगातार बने हुए। रामेंद्र, विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर भुनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में राम मंदिर को लेकर तमाम सवाल उठा रहा है, इस पर दिनेश शर्मा ने साफ तौर पर बयान दिया और कहा कि इससे ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है।
देखिए कृतिका, अगर राम स्थापित होते हैं, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर स्थापित होता है, तो भाजपा स्थापित होती, सनातन संस्कृति स्थापित होती, भारत स्थापित होता है और पूरी भारत की जो सनातन संस्कृति है वो स्थापित होती। तो जाहिर है कि विपक्ष को ये राज तो नहीं आ रहा होगा, इसीलिए विपक्ष बार बार इन मुद्दों को उठा रहा, लेकिन ट्रस्ट पर लोगों का ट्रस्ट बना रहे ये जरूरी है और इसमें सरकार को भी काम करना पड़ेगा और ट्रस्ट को भी काम करना पड़ेगा। जो विपक्ष है वो चाहता है कि जितना इसको हम तूल देंगे उतना हमको एडवांटेज होगा। पिछली बार लोकसभा सीट जीतने के बाद किस तरह महिमा मंडन किया गया उन सांसद का जो अयोध्या से जीत कर गए थे कि नहीं भगवान राम की स्थल से जीत करके आए, इनको आगे बैठाया जाए। तो जाहिर है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो तथ्य हैं वो भी सबके सामने आने चाहिए और इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको निष्ठा प्रतिष्ठा ट्रस्ट की और बाकी चीज़ों की बचानी है तो कार्रवाई सुनिश्चित होगी और कार्रवाई बिना किए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी हो, जो भी इस जांच के दायरे में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये लग रहा है अब तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। लगातार इस महत्वपूर्ण खबर पर अपनी नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी एक और महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब एक तरफ जहां कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब पूर्व की सरकार में हुए भ्रष्टाचार की सभी फाइलें भी खुलती हुई नजर आएंगी। जी हां, हर विभाग की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, सभी विभागों पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। दरअसल वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने यह कहा है कि वित्त विभाग बताएगा कि आखिर किस तरह की अव्यवस्था के कारण 8,15,891 करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ पड़ा पश्चिम बंगाल पर। कुछ विभाग बताएंगे कि परियोजनाएं क्यों ठप पड़ी थी, कुछ विभाग ये बताएंगे कि नियुक्तियों में आखिर इतना भ्रष्टाचार क्यों हुआ, और सभी विभागों की कार्यप्रणाली से संबंधित जो कैग रिपोर्टें हैं जिन्हें अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था, उन्हें भी प्रकाशित किया जाएगा, जनता के सामने लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ममता की खुलेंगी फाइलें। तो ममता बनर्जी की जो फाइलें हैं वो अब एक एक करके खुलती हुई कहीं ना कहीं नजर आएंगी। हालांकि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में नई सरकार यानी कि शुभेंदु सरकार एक एक करके कई सारे बड़े कदम उठा रही है, कई सारे फैसले ले रही है। जो योजनाएं बंद पड़ी हुई थी उन योजनाओं को वापस चालू किया जा रहा है। केंद्र की योजनाएं जो लागू नहीं की गई थी पश्चिम बंगाल के अंदर, उन योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है, जिसका फायदा सीधे तौर पर हम देखें तो जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन जो पूर्व की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी चोट कहीं ना कहीं पूर्व की सरकार पर पड़ी, और जो चुनाव हुए तो उसमें उसको पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। अब आखिर ये जो पूरा भ्रष्टाचार हुआ था उसकी अब एक एक परतें खुलती हुई नजर आएंगी। कई सारे, क्योंकि हम देखें तो कई सारे घोटाले इस दौरान सामने आए और अब एक एक करके सभी विभागों की जो कैग रिपोर्ट है वो भी सामने आएगी कि आखिर पश्चिम बंगाल के ऊपर इतना कर्ज का बोझ क्यों पड़ा है, क्यों जो योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रही थी, और क्यों ये आर्थिक जो बोझ है वो बढ़ता हुआ नजर आया, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर एक एक रिपोर्ट अब पेश की जाएगी, क्योंकि ममता की अब जो फाइलें हैं वो एक एक करके खुलेंगी। टीएमसी इस समय शिकंजे की तैयारी में है। टीएमसी पर शिकंजा कसा जाएगा, जहां भ्रष्टाचार पर शुभेंदु सरकार इस समय एकदम एक्शन मोड में नजर आ रही है, सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। कैग रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, इसके साथ ही श्वेत पत्र से पूरा खुलासा होगा। हर विभाग के लिए श्वेत पत्र ये लाया जाएगा और साथ ही वित्तीय गड़बड़ियां जो हुई हैं उनकी जांच की जाएगी, और जो अनियमितताएं पिछले 15 सालों से लगी हुई थी उन सभी का राज खुलेगा, उन सभी की जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ममता सरकार की अगर हम बात करें, यूं कहें कि जो पूर्व की सरकार थी ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, तो अब उनकी जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार हर विभाग में कहीं देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही स्वप्न दास गुप्ता की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। दरअसल बजट सेशन चल रहा है और इसका जवाब देते हुए, बजट सेशन में जवाब देते हुए स्वप्न दास गुप्ता की तरफ से ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि क्या जो हुआ है उसे भूल जाना चाहिए, सभी विभागों पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, ये बात उन्होंने कहा। और वित्त विभाग करोड़ों के कर्ज का जो पूरा ब्यौरा है वो जारी करेगा कि आखिर 8,15,891 करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ क्यों पड़ा पश्चिम बंगाल के ऊपर। जो परियोजनाएं ठप पड़ी हैं, क्यों वो ठप पड़ी हैं, उनका कारण बताया जाएगा। कई विभाग नियुक्तियों में हुए जो भ्रष्टाचार की जो जांच है, जो जानकारियां हैं वो भी दी जाएंगी, और साथ ही सरकार जो है वो जो कैग रिपोर्ट अभी तक आ गई और जनता के सामने पेश नहीं की गई, उन्हें छुपा कर रखा गया, वो कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। आइए आपको एक बार सुनाते हैं स्वप्न दास गुप्ता ने आखिर क्या कुछ कहा है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं।
যা হয়েছিল আগে সেটা কি আমরা ভুলে যাব? অনেক ডিপার্টমেন্টের এক এক করে শ্বেতপত্র বা হোয়াইট পেপার আনবো। অর্থনীতিতে অর্থ ডিপার্টমেন্ট, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট বলবে যে তাদের এই ধরনের কি ধরনের অব্যবস্থার কারণে আমাদের এত বড় একটা ঋণের বোঝা হলো। কোনো ডিপার্টমেন্ট বলবে যে তাদের কেন প্রজেক্টগুলো অর্ধ সম্পূর্ণ হয়ে পড়ে চলল। কোনো ডিপার্টমেন্ট বলবে যে তাদের রিক্রুটমেন্টের মধ্যে এত দুর্নীতি কেন হয়েছিল। যা হয়েছিল तो पिछले 15 सालों में जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी अब एक एक करके जो परतें हैं वो पूरी खुलती हुई नजर आएंगी। आखिर घोटालों की कुंडली में कौन कौन से नाम है, एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर मुख्य तौर पर हम देखें तो कैश घोटाले का नाम इसमें शामिल है। उसको लेकर जांच होगी और पूरी भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। कोयला घोटाला है, राशन वितरण घोटाला, उसमें आखिर किस किस का नाम शामिल होता है ये देखना होगा। शिक्षक भर्ती घोटाला, जो कि मामला अभी कोर्ट में चल भी रहा है। इसके साथ ही नगर पालिका भर्ती घोटाला, कोयला बालू तस्करी, मिड डे मील घोटाला, लक्ष्मी भंडार योजना फर्जीवाड़ा। तो ये तमाम वो घोटालों की लिस्ट जिसको लेकर अब पूरी जांच इस समय की जाएगी और ये जांच होगी। और साथ ही इसकी जो पूरी रिपोर्ट है और जो कैग रिपोर्ट जो अभी तक छिपा के रखी गई जनता से, उन कैग रिपोर्ट को भी अब पेश किया जाएगा विधानसभा में। इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। सौरभ, ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का तो नाम ही नहीं ले रही हैं। अब जो भ्रष्टाचार किया था जिसका जवाब जनता दे चुकी है, अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो कैग रिपोर्ट्स है जो अभी तक जनता से उन्होंने छिपाई, अब वो सभी कैग रिपोर्ट्स भी सामने आएंगी। और साथ ही पश्चिम बंगाल के ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो आखिर क्यों पड़ा, ये भी साफ होगा। सौरभ, कृतिका, ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि इसी सत्र में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक डेटा पेश किया विधानसभा में, जहां पर उन्होंने बोला कि बीरभूम में पत्थर की जो खादान है, उस पत्थर की खादान से हर साल ममता बनर्जी की शासनकाल में 7 करोड़ रुपया रेवेन्यू दिखाया गया है। तभी वो एक महीने में जब भाजपा की सरकार आया, वो रेवेन्यू कलेक्शन है 83 करोड़। आप मानिए कि 12 महीने में 7 करोड़ और एक महीने में 83 करोड़। और इसी के चलते जो बंगाल की जो भाजपा की सरकार है, वो सरकार ये देखना चाहती है ऐसी कौन सी विभागे हैं जहां पर इतने ये जो डिफरेंस दिख रहा है 7 करोड़ से 83 करोड़ का, ये डिफरेंस क्यों दिख रहा है और इसके पीछे कहाँ है, कहाँ जाते थे वो पैसा। हालांकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही ये कहा है कि ये सब पैसा है, वो पैसा कहीं ना कहीं जाकर कैमैक्स स्ट्रीट यानी उनके निशाने पे अभिषेक बनर्जी है। तो इसी को चलते आगे चलकर भी कल सपन दासगुप्ता ने जो कहा वो बड़ी बात है। हर डिपार्टमेंट की व्हाइट पेपर और उसके साथ अगर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आता है तो एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आएगा। क्यों यहाँ पर शिक्षक भर्ती घोटाले हुए, बालू तस्करी, कोयला तस्करी, गाय तस्करी, इन सब के पीछे किन लोगों का हाथ था, इनमें से राज्य सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ा, इन सारी बातों को लेकर। क्योंकि 8,15,891 करोड़ का जो ऋण राज्य सरकार के ऊपर है वो नहीं है, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये सारे पैसे कहाँ गए, कैसे एक फैमिली का जिसका कोई नहीं कुछ नहीं था, 15 साल में इतने सारे प्रॉपर्टीज हुए। और इन सारी बातों को लेकर एकदम कानूनी तौर पर विधानसभा को सामने रखकर जो घोटाले हुए थे 15 साल की शासनकाल में, उसको सामने लाने के लिए जो सच है, सच को सामने लाने के लिए कदम उठा रहा है भाजपा सरकार। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो कि खेल जगत से जुड़ी हुई है। और अब बात करते हैं फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ की फीफा वर्ल्ड कप की, जहां अब हर मुकाबला सिर्फ 90 मिनट का खेल नहीं बचा है, बल्कि टीम की किस्मत का फैसला बन चुका है। जी हां, कहीं 7 मिनट में मैच की तस्वीर बदल रही है तो कहीं दूसरे हाफ में ही दमदार वापसी टीम करती हुई नजर आ रही है। किसी टीम का सपना नॉकआउट तक पहुंच रहा है तो किसी का विश्व कप का सफर हमेशा के लिए थम रहा है। अब ऐसे में कुल मिलाकर ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबलों ने फीफा के इस रोमांच को इस समय बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया। जहां नीदरलैंड्स ने चैंपियन वाला दम दिखाया है तो वहीं जापान और स्वीडन ने अपना नॉकआउट का टिकट पक्का किया है।
इक्वाडोर की बात करें तो उसने जर्मनी को चौंका दिया और आइवरी कोस्ट ने इतिहास रच दिया। फुटबॉल का महासंग्राम अब इस समय अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है और हर मैच के साथ बन रही हैं नई कहानियां और टूट रहे हैं पुराने समीकरण। दिखाएंगे लेटेस्ट अपडेट फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े। उससे पहले आपको दिखाते हैं नॉकआउट में धमाकेदार एंट्री। तो जी हां, नॉकआउट में धमाकेदार एंट्री इस समय कहीं ना कहीं की गई है और नॉकआउट में आइवरी कोस्ट जो है वो पहली बार पहुंचा है। पहली बार जीत का जो स्वाद है वो इस समय चखा है आइवरी कोस्ट ने और इसके साथ ही जो ग्रुप स्टेज की जो बाधा थी उसे पार कर लिया है। निकोला पेपे का जो डबल धमाका है उसका कहीं ना कहीं असर दिखा और वर्ल्ड कप में जीत की जो इबारत है वो इस समय आइवरी कोस्ट ने लिखी है और इसके साथ ही विश्व कप में पहली बार 2 मैच में जीत दर्ज की है और ग्रुप ई में दूसरे स्थान पर है इस समय। तो ऐसे में एक एक करके जो टीम है वो अपनी जीत का जो आंकड़ा है वो इस समय बढ़ा रही हैं और कड़ी टक्कर भी दे रही हैं, लेकिन एक साथ ये भी अगर हम देखें तो उलटफेर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। नॉकआउट में इक्वाडोर की टीम भी पहुंच चुकी है। जी हां, इक्वाडोर की शानदार वापसी हुई है और जर्मनी को करारी शिकस्त इक्वाडोर ने दी है। ग्रुप दौर की बाधा को पार की है और साथ ही पाने में जर्मनी को बढ़त दिली और इसके साथ ही निल्सन अंगुली ने बराबरी का गोल दागा है, जहां गोंजालो प्लाटा ने विजयी गोल किया। तो सीधे तौर पर इक्वाडोर की अगर हम बात करें तो वो भी इस समय नॉकआउट में पहुंच चुका है, लेकिन नॉकआउट में अभी तक अगर हम देखें तो कई सारे धुरंधर टीमें इस समय नॉकआउट में नजर आ रही हैं और कुल अभी तक 18 टीमें एंट्री कर चुकी हैं नॉकआउट में, जहां दिग्गजों ने अपना दमखम दिखाते हुए इस समय टीमें नजर आ रही हैं और जो इसका रोमांच है वो इस समय और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस समय दमखम की अगर हम बात करें तो जिसमें अर्जेंटीना है, फ्रांस है जिनका शानदार खेल नजर आया और साथ ही ब्राजील और कोलंबिया ने अपना टिकट कटाया। यूएसए, मैक्सिको की जीत का जो सफर है वो भी इस समय जारी है। तो सीधे तौर पर जो फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो जो रोमांचक सफर है वो भी लगातार जारी है और ये रोमांच अभी और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से इस पूरी खबर को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हो और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा जुड़ गई हैं। सीधा उनका रुख करेंगे जो फीफा वर्ल्ड कप को बेहद नजदीकी के साथ लगातार देख रही हैं। सुचित्रा, आइवरी कोस्ट की अगर हम बात करें तो एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है और पहली बार नॉकआउट में एंट्री की है। अभी तक के प्रदर्शन को लेकर कैसा प्रदर्शन अभी तक नजर आता है आइवरी कोस्ट का? जी बिल्कुल कृतिका, यहाँ पर इतिहास रचने में कामयाब रही है आइवरी कोस्ट की टीम। और मैं बता दूं कि आइवरी कोस्ट की जो टीम है, एक वक्त इसमें दिदिए ड्रॉगबा और याया टूरे जैसे दिग्गज थे, लेकिन जब वो स्टार्स इस टीम के लिए खेलते थे उस वक्त ये टीम कभी नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो इस टीम ने जो इतिहास रचा है वो आइवरी कोस्ट के जो पुराने दिग्गज हैं उनके लिए भी एक जश्न मनाने का मौका है, क्योंकि लंबे समय से इंतज़ार था आइवरी कोस्ट के फुटबॉल फैंस को, उनके पुराने फुटबॉलर्स को, फुटबॉल प्रशंसकों को, कि कब ये जो टीम है जो सितारों से सजी रही है, जो अपने शानदार खेल के लिए जानी जाती है, कब पहली बार
फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगी और इस बार ये पहली बार देखने को मिला है, क्योंकि पहले जब ये 3 बार विश्व कप में खेली तो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। पिछले जो 2 विश्व कप के संस्करण रहे उसके लिए ये क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। तो एक टीम जो कभी सितारों से सजी मानी जाती थी पिछले 2 विश्व कप में नहीं खेल पाई थी, क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो काफ़ी निराशा हुई थी उसके प्रशंसकों को। लेकिन वो जो 2 संस्करणों की निराशा है, लगता है कि इस बार इस टीम ने अपने प्रशंसकों को उससे उबरने का एक मौका दे दिया है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि इस टीम के लिए कि पहली बार उसने फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई है, राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई है। वहीं पहली बार उन्होंने विश्व कप में 2 मैच भी जीतने में कामयाबी पाई है। तो दिखाता है कि इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ खेल रही है आइवरी कोस्ट की टीम, और अब यही उम्मीद करनी चाहिए कि इस टीम का जो ये सफ़र है और भी आगे जाए, अपने प्रशंसकों को ये और भी जश्न मनाने का मौका दे। कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए सुचित्रा, इस पूरी खबर स्टोरी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।